ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। Story name is Ishqbaz Session 2 and this story is begin from chapter 272 and guys don't forget to share your reviews and put on your earphones before starting the video for better experience। तो चलिए शुरू करते हैं। जब उसे ये पता चला कि यह सारी तैयारी आशी ने बहुत प्यार से और दिल से की है तो ना चाहते हुए भी वह केक कट करने के लिए तैयार हो गया। और अगली सुबह रुद्र और निकिता सभी बच्चों से मिलकर अथर्व के साथ नीदरलैंड चले गए। दरअसल अथर्व को वहाँ कुछ काम था, इसलिए वह भी कुछ दिनों के लिए उन लोगों के साथ गया था। सुबह लगभग 10 o'clock राहुल और एना नताशा और आशी को अपने पास बुलाते हैं और शादी के बाद उन दोनों को अपनी तरफ से मुंह दिखाई का गिफ्ट दे रहे थे, जिसमें कई महंगी प्रॉपर्टी और ज्वेलरी थी जिसे लेकर आशीर्वाद। नताशा बहुत खुश थे कि तभी रॉकी ने हिचकिचाते हुए एना और राहुल से कहा, मॉम डैड मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। और रॉकी की बात सुनकर नताशा अपना सलाइवा गटकने लगी। वह अपनी आंखें लगभग थोड़ी बाहर निकलते हुए रॉकी को अपनी बात कहने से रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रॉकी तो जैसे उसकी बात को इग्नोर कर चुका था और अब वह अपनी मॉम डैड की तरफ देखते हुए बोला, मॉम डैड मैं दरअसल ये कहना चाहता हूँ कि मैं और नताशा हनीमून पर जाना चाहते हैं पेरिस और हमें आपकी परमिशन चाहिए। अब रॉकी की स्ट्रेट फॉरवर्ड बात को सुनकर नताशा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने शर्म से अपनी आंखें बंद कर ली और चेहरा नीचे कर लिया। उसे रॉकी पर बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि इस वक्त हाल में घर के लगभग सभी मेंबर मौजूद थे। रॉकी की बात को सुनकर निक और समर हैरान रह गए क्योंकि निक भले ही बच्चा था लेकिन उसे इन सब चीजों की समझ बहुत अच्छे से थी। राहुल और एना एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, लेकिन आशी और गौरी कंफ्यूज नजरों से घर में बैठे सभी लोगों को देख रहे थे, खासतौर से रॉकी को, क्योंकि उन दोनों के सर से यह बात ऊपर जा चुकी थी। अब आशी जल्दी से उछलते हुए लगभग अपने नाखून चबाते हुए बोली, यह हनीमून क्या होता है? एम्यूजमेंट पार्क की कोई नई वैरायटी है क्या? साइको तो मुझे घुमाता नहीं, प्लीज मुझे भी बताओ ना, फिर मैं भी साथ चलूंगी। वैसे भी मैं घर में पड़े पड़े बोर हो गई हूँ। और गौरी तुम भी हमारे साथ चलना, बहुत मजा आएगा, है ना बाबा? और आशी की बात को सुनकर राहुल और एना उसकी मासूमियत को देख रहे थे। नताशा का चेहरा शर्म के मारे पानी हो रहा था कि तभी लगभग उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, ओ बंदरिया, ज्यादा भोला बनने की जरूरत नहीं है, तू इतनी नादान कैसे हो सकती है कि तुझे यह नहीं पता कि हनीमून क्या होता है? साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तेरा भी जाने का दिल कर रहा है? वैसे मेरे ख्याल से तुम लोगों को भी जाना चाहिए, क्योंकि तू शादी के बाद हनीमून पर तो गई नहीं, इसी बहाने मेरा भी तुझसे कुछ दिनों के लिए पीछा छूटेगा। तो समर की बात को सुनकर आशी अपनी आंखें छोटी करते हुए अपने पेंट के पीछे अटके हुए गन को निकाल कर उसे देखने लगती है और आशी के हाथ में अचानक गन देखकर समर की सांस ही अटक गई। वह अपना सलाइवा गिरते हुए कान पकड़कर लगभग जीभ बाहर निकलते हुए उसे माफी मांगने लगा, सॉरी मेरे कहने का वह मतलब नहीं था। समर को घबराता हुआ देखकर आशी अपने चेहरे पर तिरछी मुस्कान लाते हुए बोली, आगे से फालतू बकवास करने से पहले इसे याद कर लेना, समझे? और अब आशी नताशा की तरफ देखते हुए बोली, नताशा अब बोलो, ये हनीमून कहाँ है और हम लोग कब चल रहे हैं? आशी की इस बात को सुनकर नताशा लगभग अपना माथा पीटते हुए अपनी लड़खड़ाती हुई जुबान में बोली, वह ऐसी हनीमून मतलब कि हनी खाते खाते मून को देखना? हाँ वही। आए हनी खाते खाते मून को देखने के लिए तुम लोग पेरिस क्यों जा रहे हो? वह तो हम यहाँ भी देख सकते हैं। तुम लोग मुझसे झूठ बोल रहे हो, तुम लोग मुझे बेवकूफ समझते हो ना? इसमें समझने की क्या जरूरत है, तू तो वैसे भी। कहते हुए समर इससे पहले कि अपनी बात पूरी करता कि तभी आशी ने उसे एक बार फिर अपनी तिरछी नजर से देखा और समर घबराकर चुप हो गया। ठीक है, तुम लोग मुझे नहीं बताना चाहते तो मत बताओ, मैं साइको से पूछ लूंगी, वह बहुत इंटेलिजेंट है, उसे सब पता होता है। और नताशा तू अब मुझसे बात मत करना, समझी हुए है? कहते हुए आशी वहां से चली गई और आशी को जाता हुआ देखकर नताशा का चेहरा मायूस हो गया। वह बेचारी उसे बताए भी तो क्या कि तभी नताशा के चेहरे पर मायूसी को देखकर एना ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो नताशा, वह ऐसी ही है, हर बात को जानने के लिए क्यूरियस रहती है बस। राहुल ने, हाँ अभी देखना, थोड़ी ही देर में उछलते कूदते आ जाएगी। फिलहाल मुझे लगता है तुम लोगों का फैसला सही है।
तुम लोगों को जाना चाहिए, तुम लोग चिंता मत करो, मैं 3 दिन बाद की तुम लोगों की फ्लाइट बुक कर देता हूँ और सारी अरेंजमेंट भी करवा देता हूँ, ओके। कहते हुए राहुल ने रॉकी की तरफ देखा कि तभी रॉकी एक साइड होते हुए बोला, नहीं नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है डैड, एक्चुअली मैंने सारी तैयारी कर ली है, इनफैक्ट हमारी कल सुबह की ही फ्लाइट है, सॉरी मैंने आप लोगों को बताया नहीं। कहते हुए रॉकी ने मासूम सा चेहरा बना लिया और उसकी बात सुनकर नताशा को अब एक पल भी वहां रहना मुश्किल हो गया था। वह जल्दी से तोड़कर कमरे की तरफ चली गई और रॉकी के डेस्परेट नेचर को देखकर ऐना और राहुल हैरान रह गए कि तभी समर एक बार फिर रॉकी की बात के बीच में टपकती हुए बोला, अरे वाह, तुम तो काफी फास्ट फॉरवर्ड निकले रॉकी, तो तुमने अभी हम लोगों को क्यों बताया, सीधा वहां जाकर कॉल ही कर देते और मैसेज भी कर देते तो काम चल जाता है। समर की बात में ताना साफ नजर आ रहा था, जिसे सुनकर रॉकी ने उसे आंख दिखाते हुए कहा, तुम चुप रहो, बीच में मत बोलो, जब तुम्हारी शादी हो गई तब मैं तुमसे पूछूंगा, समझे। अब रॉकी अपने मॉम और डैड की तरफ देखते हुए मासूम सा चेहरा बनाकर बोला, डैड प्लीज, मैंने बहुत मुश्किल से इस चीज के लिए नताशा को रेडी किया है, वह तो तैयार भी नहीं हो रही थी और इसीलिए मुझे जल्दी जल्दी प्रोग्राम बनाना पड़ा ताकि उसका मन ना बदल जाए। और रॉकी की इस बात को सुनकर राहुल और ऐना मुस्कुराते हुए उसे सुबह जाने की इजाजत दे दी, ठीक है लेकिन आराम से जाना और अपना ख्याल रखना, ओके। थैंक यू सो मच डैड मॉम, मैं जाकर जाने की तैयारी कर लूं। इतना कहकर रॉकी खुश होकर उछलते हुए अपने कमरे की तरफ दौड़ गया। अपने बच्चों को खुश देखकर ऐना और राहुल भी खुश थे। वहीं दूसरी तरफ आशी अपना गाल फुलाए हुए बेड पर बैठी हुई थी कि तभी कमरे में क्रिश दाखिल हुआ। आशी को बेड पर बैठा हुआ देखकर वह ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर अपनी घड़ी निकलते हुए बोला, क्या बात है फायरफ्लाई, तुम अपने क्लासेस और ट्रेनिंग के लिए नहीं गई, तुम यहाँ क्या कर रही हो। और तभी क्रिश की बात को सुनकर आशी ने यूं ही गाल फुलाते हुए कहा, साइको, मुझे हनीमून पर जाना है। आशी की अचानक इस बात को सुनकर क्रिश झटके से पलटकर आशी की तरफ देखा है। व्हाट, क्या कहा तुमने, जरा फिर से कहो, सुना नहीं क्या तुमने। मैंने कहा मुझे हनीमून पर जाना है। रॉकी और नताशा हनीमून पर जा रहे हैं। मैंने जब उनसे पूछा कि हनीमून कहाँ है तो उन्होंने नहीं बताया, क्योंकि उनका मुझे अपने साथ ले जाने का दिल नहीं है, मुझे सब पता है, इसीलिए अब मुझे हनीमून पर तुम लेकर जाओगे, हाँ। कहते हुए आशी ने मासूम बच्चों की तरह चेहरा बना लिया और अब क्रिश अपने कम बेड के पास आशी की तरफ लाते हुए उसे अपनी नीली नजरों से देखते हुए बोला, क्या कहा तुमने, तुम उन दोनों के साथ हनीमून पर जाना चाहती थी। फायरफ्लाई, क्या तुम्हें हनीमून का मतलब भी पता है। और यह सुनकर आशी ने मासूमियत से बताया, नहीं, लेकिन इतना पता है कि वह कोई घूमने वाली जगह है। नताशा ने मुझे बेवकूफ बनाने के लिए बताया कि हनीमून का मतलब होता है हनी खाते खाते मून को देखना, लेकिन मैं इतनी भी पागल नहीं हूँ, मुझे पता है वह झूठ बोल रही थी। साइको, तुम बताओ ना हनीमून क्या होता है और तुम मुझे कब ले जाओगे, हम लोग चलेंगे ना, बोलो। ऐसा कहते हुए आशी ने अपने निचले होठों को बाहर की तरफ निकल लिया और क्यूट सा चेहरा बनाकर अपनी टिमटिमाती हुई आंखों से क्रिश को देखना शुरू कर दिया कि तभी क्रिश उसकी नाक को लगभग खींचते हुए बोला, फालतू की बातें दिमाग से निकाल दो फायरफ्लाई और अपनी ट्रेनिंग और पढ़ाई पर ध्यान दो, समझी। फिलहाल मैं किसी जरूरी काम से जा रहा हूँ, मुझे आने में काफी रात हो जाएगी, इसलिए तुम खाना खाकर सो जाना, ओके। इतना कहकर क्रिश अपने क्लोजेट रूम की तरफ जाने लगा कि तभी आशी ने जल्दी से उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ किया। क्रिश ने आशी के चेहरे की तरफ देखना शुरू कर दिया और अब आशी उसे अपनी गहरी काली आंखों से देखते हुए मासूमियत से बोली, तुम फिर से किसी मिशन पर जा रहे हो ना साइको, प्लीज अपना ख्याल रखना। आशी की आंखों में फिक्र साफ नजर आ रही थी, जिसे समझकर क्रिश ने आशी के माथे पर किस करते हुए कहा, तुम टेंशन मत लो, मैं अपना ख्याल रखूंगा। और क्रिश की बात सुनकर आशी के चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान आ गई। थोड़ी ही देर में वह दोनों क्लोजेट रूम में थे। आशी ही क्रिश को रेडी होने में हेल्प कर रही थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही परेशानी थी, क्योंकि आज क्रिश को विवान करना के वेपन्स की डील को रोकने के लिए जाना था, जो कि काफी खतरनाक था। यह वही डील थी जो 3 दिन बाद होने वाली थी और आज वही दिन था। जबरदस्ती की इस डील को करने के लिए विवान करना खुद अपने बेटे युवान खन्ना के साथ उस जगह पर मौजूद होने वाला था, यानी कि खतरा बहुत ज्यादा था। आशी क्रिश को रेडी कर ही
रही थी कि तभी अचानक ही उसकी नज़र क्रिश के गले की तरफ गई जहां उसके द्वारा पहनाया हुआ कान्हा जी का पेंडेंट नहीं था, जिसे देखकर आशी थोड़ा परेशान होते हुए क्रिश से बोली, अरे साइको, ये तुम्हारा पेंडेंट कहाँ गया जो मैंने तुम्हें अपने हाथों से पहनाया था। और आशी की बात को सुनकर क्रिश ने उसे बस यूं ही लाइट वे में जवाब दिया, वह दरअसल शावर लेते वक्त मेरे गले से टूट गया, बट यू डोंट वरी, मैं उसे रिपेयर करने के लिए दे दिया है, जल्दी ही आ जाएगा। और क्रिश की इस बात को सुनकर आशी थोड़ा घबरा गई, क्योंकि उसे याद आया कि आशी ने उसी पेंडेंट के अंदर ही उसने एक जीपीएस और ट्रांसमीटर लगा रखा था, जिसकी मदद से वह क्रिश की बातों को सुनती थी और हर प्लेन के बारे में उन लोगों को पहले ही पता चल जाता था। अगर वह पेंडेंट रिपेयर करते वक्त खुल गया तो आशी का राज भी तुरंत ही खुल जाएगा कि वह चुप चुप कर क्रिश पर नजर रखती है, और फिर क्रिश के सवालों का जवाब शायद उसके पास ना हो। अब आशी को वह पेंडेंट किसी भी तरीके से हासिल करना था, लेकिन फिलहाल क्रिश का मिशन जरूरी था। आशी ने तुरंत ही अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए और क्रिश को यूं ही रेडी होता हुआ छोड़कर चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लाते हुए बोली, साइको, तुम रेडी हो जाओ, मैं थोड़ी देर में आई। इतना कहकर आशी क्लोजेस्ट रूम से बाहर निकल गई, और अब वह बाहर आकर कमरे में चक्कर लगाते हुए परेशान हो रही थी। आखिर वह अब क्रिश की प्लानिंग और उसकी सही लोकेशन के बारे में पता कैसे लगाएगी, क्योंकि बिना ट्रांसमीटर और जीपीएस के तो ये बहुत मुश्किल है। अगर उसने किसी तरह क्रिश के पास कोई भी डिवाइस छुपाने की कोशिश की तो पकड़े जाने का डर भी बहुत ज्यादा है। आशी अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा रही थी, और तभी अचानक ही उसे एक ख्याल आया। थोड़ी ही देर में क्रिश पूरी तरह रेडी होकर जाने के लिए तैयार था। इस वक्त उसने अपने बदन पर ब्लैक लेदर पेंट, ब्लैक शर्ट और ब्लैक लेदर जैकेट पहन रखा था। इसके साथ ही हाथों में ग्लव्स, और क्रिश के जैकेट के अंदर बुलेट प्रूफ जैकेट थी, हाई लेदर बूट जिसके अंदर उसने कुछ खंजर छुपाए हुए थे। पेंट और जैकेट के अंदर कई तरह की गन वह पहले ही छुपा चुका था। अब वह कमरे में बैठी हुई आशी को एक नज़र देखकर वहां से जाने को हुआ कि तभी आशी तुरंत ही बेड के ऊपर खड़े होते हुए क्रिश को आवाज देते हुए बोली, साइको, तुम ऐसे ही जा रहे हो मुझे गुड बाय किए बिना। आशी की बात को सुनकर क्रिश के चलते हुए कदम रुक गए, और अब वह अपने चेहरे पर बिना किसी एक्सप्रेशन अपने कदम वापस आशी के पास बेड की तरफ बढ़ा देता है। क्रिश के अपने करीब आते ही आशी उसके सीने से लिपट गई और अपना मासूम सा चेहरा क्रिश की तरफ उठाकर उसे अपने होठों की तरफ इशारा करती है। क्रिश आशी के इशारे को बहुत अच्छे से समझ चुका था। वह अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लिए बिना एक पल की देरी की है आशी के होठों से अपने होंठ जोड़ देता है और उसे किस करना शुरू कर दिया। वह उसे काफी प्यार और सॉफ्ट तरीके से किस कर रहा था। क्रिश के होठों को अपने होठों पर महसूस कर आशी के हाथ अपने आप क्रिश के गले में लिपट गए, और अब उसने भी क्रिश को उसकी किस का रिप्लाई करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे में खोने लगे। क्रिश ने आशी को यूं ही किस करते हुए अचानक ही अपनी गोद में उठा लिया, जिसके कारण आशी के पैर क्रिश की कमर में लिपट गए। क्रिश ने अपने दोनों हाथों से आशी के बम के नीचे सहारा दिया और उसे किस करते हुए साइड की दीवार पर सहारा देकर ऊपर की तरफ उठाया। क्योंकि लंबे चौड़े क्रिश के लिए ये पोजीशन काफी कंफर्टेबल थी। अब आशी दीवार के सहारे लगे हुए यूं ही क्रिश के पैशनेट किस को एंजॉय कर रही थी। क्रिश लगभग पूरी तरह उसमें खो चुका था। वह अपनी आंखें बंद किए हुए काफी पैशनेट तरीके से आशी को किस कर रहा था। उसके हाथ धीरे धीरे आशी के बम को सहला रहे थे, जिसे महसूस करते हुए आशी को भी अपने अंदर एक अलग ही एहसास हो रहा था। लेकिन तभी उसे अपनी प्लानिंग याद आई और उसने सही मौका देखकर अपने हाथ में पहनी हुई घड़ी में छुपा हुआ एक छोटा सा ट्रांसमीटर और जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस निकालकर क्रिश के जैकेट के कॉलर में बड़ी ही सफाई के साथ छुपा दिया। ये सब करते वक्त उसे काफी सावधानी बरतनी पड़ रही थी, ताकि क्रिश को कुछ भी एहसास ना हो। कुछ देर बाद वह ट्रांसमीटर और चिप अपनी जगह पर फिट हो चुकी थी, और अब तक क्रिश भी आशी को किस करते हुए पूरी तरह सेटिस्फाई हो चुका था। उसने एक लास्ट स्मूच के साथ उसके होठों को अपने होठों से आजाद किया। क्रिश के होठों से आजाद होते ही आशी लंबी लंबी सांस ले रही थी। उसका गोरा चेहरा पूरी तरह लाल हो गया था। गुलाबी होंठ सूजकर स्ट्रॉबेरी की तरह हो गए थे, जो दिखने में बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहे थे। क्रिश यूं ही उसे दीवार के सहारे लगाए हुए अपनी नीली नजरों से आशी मासूम चेहरे को देखते हुए अपनी डीप वॉइस में बोला, थैंक यू फॉर द बेस्ट ऑफ लक किस माई लव। अब मैं चलता हूँ, ओके।
कहते हुए कृष ने धीरे से आशी को अपनी गोद से नीचे उतारा तो आशी अपने चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लिए कृष को जोर से हग करते हुए बोली, साइको प्रॉमिस मी कि तुम मुझे हमेशा प्यार करोगे, सिचुएशन चाहे जो भी हो। तुम्हारा प्यार मेरे लिए कभी कम नहीं होगा। तुम्हें पता है मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, अपनी जान से भी ज्यादा। जिंदगी में चाहे कोई भी मौका आए मैं तुम्हें प्यार करना कभी बंद नहीं करूंगी। साइको मुझसे वादा करो, अगर मैं कोई गलती करूंगी तो तुम मुझसे नाराज हो जाना, लेकिन मुझसे नफरत मत करना, क्योंकि अगर तुमने मुझसे नफरत की तो मैं उसी वक्त अपनी जान दे दूंगी। कहते हुए आशी की आंखों में एक दर्द था जिसे देखकर कृष का चेहरा डार्क होने लगा था। उसे आशी की बातों पर गुस्सा आ रहा था। भला ये लड़की अपनी जान देने की बात कैसे कर सकती है। कृष ने जल्दी से आशी को अपने सीने से लगाकर अपनी कोल्ड वॉइस में कहा, खबरदार जो इस तरह की बातें करने की कोशिश की फायरफ्लाई, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम सिर्फ मेरी हो, दुनिया की कोई भी ताकत हम दोनों को अलग नहीं कर सकती, समझी। इस तरह की बकवास करना बंद कर दो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिलहाल मैं चलता हूँ, मुझे बहुत लेट हो रहा है, अपना ख्याल रखना। इतना कहकर कृष ने आशी के माथे पर किस किया और तेज कदमों के साथ वहां से निकल गया। कृष के जाने के बाद आशी की आंखों में आंसू थे। उसने अपने भरे हुए गले से अपने आप से कहा, आई होप कि तुमने जो कहा है वह सच हो साइको। आई होप कि मेरी सच्चाई को जानने के बाद तुम मुझसे नफरत ना करो। तुम्हारा प्यार मेरे लिए काम ना हो, क्योंकि एक तुम्हारा प्यार ही तो है जो मेरे जीने की वजह है। कुछ देर बाद आशी ने खुद को संभाला। उसकी नज़र घड़ी पर गई जिसमें इस वक्त दोपहर के 12 o'clock रहे थे। उसने एक ठंडी सांस ली और अपने हाथ में पहनी हुई घड़ी में कुछ बटन प्रेस किया, जिसके कनेक्शन के साथ ही कुछ सिग्नल राहुल के हाथों की पहनी हुई घड़ी और समर के हाथों की पहनी हुई घड़ी में गई। में सिग्नल मिलते ही वाले काम को छोड़कर सिगरेट अड्डे की तरफ सेपरेट कमरे में चले गए, जहां आशी उन लोगों का इंतजार कर रही थी। क्या खबर है, कहते हुए राहुल ने आशी की तरफ देखा तो आशी हाँ में सर हिलाते हुए बोली, साइको जा चुका है और अब हमें भी मिशन के लिए निकलना होगा, लेकिन एक प्रॉब्लम है। और आशी की बात को सुनकर राहुल और समर एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यू एंड कमेंट योर बेस्ट पार्ट ऑफ एन स्टोरी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। एंड इफ यू लाइक माई स्टोरी सो कमेंट्स योर फीलिंग्स विद हार्ट इमोजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे।